हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग जाके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि क्लास स्टार्ट हो गई है। आप में से कोई भी जन जाके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है, जिससे हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, तो मैं यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो चैप्टर रहने वाला है अभी वो रहेगा हमारा क्या, ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ट्रैक्शन से रिलेटेड बन सकती हैं। ठीक है, तो हमने इल्यूमिनेशन पढ़ लिया है। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे वेल्डिंग भी पूरा पढ़ लिया है। वेल्डिंग पढ़ने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे हीटिंग भी पूरा पढ़ लिया है। और हीटिंग के बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट जर्नी, वो है क्या, ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट कर सकते हैं ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? प्रपल्सन ऑफ व्हील, मतलब चक्के का चलना ही क्या कहलाता है? आपका ट्रैक्शन कहलाता है ना। ट्रैक्शन क्या है? प्रपल्सन ऑफ व्हील। प्रपल्सन ऑफ व्हील ही कहलाता है आपका ट्रैक्शन। ठीक है, हमारे इंडिया में ट्रैक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास? हमारे पास ट्रैक्शन के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास स्टीम इंजन ड्राइव। स्टीम इंजन ड्राइव, इसको ना यूज करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहले चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि भाई पॉल्यूशन करता है ये, है ना। स्टीम इंजन ड्राइव में सबसे दिक्कत ये थी कि आपको कोल को बर्न करना पड़ता है ना। तो आपके पास यहाँ पे ये आपका पॉल्यूशन तो करता ही था, हाँ या ना। पॉल्यूशन करता था। दूसरी चीज, इसकी थ्रू जो हमको इफिशियंसी मिलती है वो बहुत कम मिलती थी। दैट इज अप्रोक्सीमेट 8%, है ना। इसमें हमको मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगता था, क्या बोलोगे इसको, मेंटेनेंस हाई था इसमें। जो हमारा स्टीम इंजन ड्राइव था ना, इसमें मेंटेनेंस ज्यादा था। और हमारे पास स्पीड भी ऐसे ही बहुत ज्यादा थी, स्पीड भी हमारी यहाँ पे क्या थी, लो थी। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो कि ये मतलब अगर इसको चलाना है तो तुरंत चालू नहीं होगा, ये कुछ टाइम लगता था। मतलब टाइम टू स्टार्ट था इसका ना, कुछ अगर आपको स्टार्ट करना तो टाइम लगता था। ठीक है, टेक टाइम टू स्टार्ट लिख सकते हो आप यहाँ पे, टेक टाइम टू स्टार्ट। तो ये दिक्कतें थी किसमें, आपके स्टीम इंजन ड्राइव में, कि इसमें से पॉल्यूशन होता था क्योंकि जो इन्वायरमेंट था, एस वगैरह आते थे, है ना। और आपके पास डस्ट पार्टिकल्स आते थे, स्मोक आता था, तो ये दिक्कत थी। इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती, 8%। मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड बहुत कम होती है, और ये इसको चालू करने में टाइम लगता था। तो ये आपका पहला इंजन ड्राइव था, स्टीम इंजन ड्राइव। उसके बाद हमारे पास आ गया इंटरनल कंबस्टन ड्राइव। जो सेकंड हमारे पास आया, इंटरनल कंबस्टन ड्राइव। इस ड्राइव में क्या था कि आपका कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें इंटरनल कंबस्टन ड्राइव में, पॉल्यूशन तो अभी भी है,
पॉल्यूशन तो अभी भी है, ठीक, पॉल्यूशन अभी भी है। इफिशियंसी थोड़ा इंक्रीज होके मान लो 15% हो गई, ठीक है। मेंटेनेंस थोड़ा सा कम हो गया एज कंपेयर टू स्टीम इंजन ड्राइव, मेंटेनेंस हल्का कम हो गया। स्पीड भी ठीक ठाक हो गई, स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो गई, ठीक है। और जो रहता टेक टाइम टू स्टार्ट तो था, मतलब ये टाइम मतलब स्टार्ट होने में टाइम लगता है, इसको बंद होने में टाइम लगता है। मतलब अगर पूरा बंद हो गया तो स्टार्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो क्या लिखना, टेक टाइम टू स्टार्ट इट ऑफ, स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है। ये था आपका इंटरनल कंबस्शन ड्राइव। इसके ना यूज करने की वजह क्या थी हमारे पास, वो था क्या, पोल्यूशन और इफिशियंसी, इसका मेन रीजन था। बाकी हालांकि मेंटेनेंस कम कर लिया हमने, स्पीड भी बढ़ा ली, और जो टाइम यहां पे लग रहा था ऑन ऑफ करने में उतना टाइम तुमको नहीं लग रहा। हमारे पास जो थर्ड था हमारे पास ऑप्शन है ना, था वो डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव। ये मान सकते हो ये एक ऐसा ड्राइव था, डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव एक ऐसा ड्राइव था जो कि क्या बोलेंगे हम इसको, कि आपका जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होने के पहले वाला जो रीजन था वो डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव था। तो ये इसमें भी पोल्यूशन तो होगा ही, बाय डिफॉल्ट डीजल है तो पोल्यूशन होगा। इफिशियंसी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी, मान लो कितनी हो जाएगी 20%। मेंटेनेंस भी कम हो गया, स्पीड भी इंक्रीज हो गई, और आपका ऑन ऑफ का टाइम भी कम हो, लेकिन तब भी आपका यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा था। तो हम लास्ट पे पहुंचे आपका क्या, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव। फिर लिखते हैं यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन निकला यहाँ पे। एट लास्ट हम लोग कहाँ पहुंच गए, आपके इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे पहुंच गए। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में क्या था आपके पास, ये क्लीन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्लीन है ना। आपका मेंटेनेंस भी कम है, मेंटेनेंस भी कम है। आपका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि हम लोग उसमें डीसी सीरीज मोटर लगाते हैं, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है। आपका इसकी शेड्यूल्ड स्पीड अच्छी है, अभी बताऊंगा आपको कि क्रस्ट स्पीड, शेड्यूल्ड स्पीड, पीक स्पीड क्या होती है। तो इसकी शेड्यूल्ड स्पीड अच्छी है, ठीक है। इसमें जो अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं वो अपसेंट है। जो अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं जैसे स्टीम इंजन में, इंटरनल में, इसमें क्या था आपका, अनबैलेंस्ड फोर्स आते थे, लेकिन इसमें आपके जो अनबैलेंस्ड फोर्स हैं वो अपसेंट है, अनबैलेंस्ड फोर्स अपसेंट, ठीक है। इसमें आपके जो अनबैलेंस फोर्स है वो आपके अपसेंट है, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हाई इनिशियल कॉस्ट है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है आपके पास क्या, हाई इनिशियल कॉस्ट। इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये इसकी जो रिलायबिलिटी डिपेंड करती कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है कहाँ पे नहीं है ना। जैसे कि अगर आपको पता होगा सिंगरौली वाला जो रूट है अभी, जबलपुर से सिंगरौली वाला जो रूट है, अभी इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है ना, अभी तक हुआ नहीं था। अभी तो पूरा डीजल वाला ही काम चल रहा था, अभी अभी ये रूट में इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पहले इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है ना। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक तरह से इसका डिसएडवांटेज हो गया ये, कि नॉट रिलायबल ऑलवेज, या फिर लिखो रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन लोकेशन, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, इसकी जो
क्या बोलेंगे हम लोग, रिलायबिलिटी है, वो डिपेंड करती है कि कहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं। ठीक है। हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे मैंने बताया क्लीन है, मेंटेनेंस है ना, वो सब तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कुछ और हम क्या बोलेंगे कि इसमें हम लोग ब्रेकिंग अच्छी तरीके से दे सकते हैं ना। अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात करें तो इसमें हम लोग कौन कौन सी ब्रेकिंग दे सकते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, प्लगिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग, ये सारी ब्रेकिंग में यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं यहाँ पे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, हालांकि हम हर बार जगह हर बार प्लगिंग नहीं लगाएंगे, प्लगिंग लगाना सही भी नहीं है क्योंकि प्लगिंग उसको तुरंत रोक देता है, लेकिन ऑप्शन तो हमारे पास है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है, हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर सकते हैं। और सबसे कॉस्टली ब्रेकिंग जो है आपकी वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, याद रखना। सबसे कॉस्टली, सबसे महंगी जो ब्रेकिंग होती है वो कौन सी होती है आपकी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो लेकिन यहाँ पे कॉस्टली ब्रेकिंग होती है। ठीक है। और ये दोनों आप लगा सकता है, एसी डीसी दोनों में लगाया जाता है ना, एसी एंड डीसी दोनों में लगाया जा सकता है। जो आपका रिजनरेटिव ब्रेकिंग है इसको एसी और डीसी दोनों में लगाया जा सकता है। दूसरा होता है आपके पास यहाँ पे प्लगिंग। ठीक है। आप यहाँ पे प्लगिंग और कौन सी ब्रेकिंग है, डायनेमिक ब्रेकिंग, ये दोनों अप्लाई कर सकते हो ना। आप इसमें क्या क्या लगा सकते हो, प्लगिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग लगा सकते हो। प्लगिंग मतलब क्या होता है, आर्मेचर के दोनों कनेक्शन को चेंज करना होता है। जब कभी आप पढ़ोगे इसके बारे में तो पता चलेगा, या फिर डीसी मशीन आपने पढ़ा होगा। प्लगिंग डीसी में, और क्या करते हैं इसमें, हम आर्मेचर कनेक्शन को क्रॉस कर देते हैं ना, चेंज करते हैं, आर्मेचर के कनेक्शन को क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस मतलब क्या लिखेंगे इसको, क्रॉस कनेक्शन, इसी को हम बोलते हैं प्लगिंग। ठीक है। हम इसको जनरली यूज नहीं करते, ठीक है ना, बट हमारे पास ऑप्शन है इसका भी, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में, मतलब ट्रैक्शन में, है ना। और हम बात कर सकते हैं यहाँ पे एक और हमारे पास ब्रेकिंग होती, कौन सी है वो, डायनेमिक ब्रेकिंग। ठीक है। तो हम यहाँ पे डायनेमिक ब्रेकिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम रियोस्टेट ब्रेकिंग भी बोलते हैं। डायनेमिक ब्रेकिंग हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट ब्रेकिंग भी बोलते हैं। रियोस्टेट ब्रेकिंग भी बोलते हैं। ठीक है। इस ब्रेकिंग में हम करते हैं क्या, डायनेमिक ब्रेकिंग में सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके एक्सटर्नल लोड कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके एक्सटर्नल लोड कर देंगे तो हमारी वहां पे ब्रेक लग जाए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया डायनेमिक ब्रेकिंग। ठीक है। चलिए, अब इसमें एक चीज आपको याद रखना होगा, हमारे पास एक कर्व बनता है, उसको बोलते हैं स्पीड टाइम कर्व। एक हमारे पास बनता है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है हमारे ट्रैक्शन में, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, स्पीड टाइम कर्व। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्पीड टाइम कर्व के बारे में। तो कैसा हमारा कर्व बनता है देखना सभी लोग, हमारा कर्व समथिंग ऐसा बनता है। जैसे हमारा मान लो ये स्पीड का है, ये हमारे पास यहाँ पे टाइम। तो जब ट्रेन शुरू होती है तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सेलरेट होती है। एक्सेलरेट होने के बाद पूरी स्पीड अचीव कर लेती है, हाई स्पीड अचीव कर लेती है। तो फिर वहां पे क्या आता है, आपका फ्री रन हो जाता है, मतलब गाड़ी आराम से चलती रहती है, उसी कांस्टेंट स्पीड चलती है। जब स्टेशन आने वाला रहता है उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, हल्का जो एक्सेलरेट करते हैं सेटर बंद कर देते हैं, तो हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो होने लगती है। और जैसे हम स्टेशन पहुंच ही गए तो उस टाइम पे ब्रेक लगा देते हैं। तो हमारे टोटल स्पीड टाइम कर्व में 4 रीजन होते हैं।
पहला वाला रीजन होता है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया। ए मतलब होता है एक्सेलरेशन, गाड़ी यहाँ पे एक्सेलरेट हो रही है। बी मतलब होता है, उसको बोलते हैं फ्री रन, मतलब गाड़ी आराम से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। सी वाले टाइम को बोलते हैं कोस्टिंग पीरियड, मतलब इस टाइम पे हम एक्सेलरेटर से पैर हटा देते हैं तो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है, कोस्टिंग पीरियड। और डी को हम बोलते हैं आपका क्या है यहाँ पे, ब्रेकिंग पीरियड। ब्रेकिंग को हम लोग एक नया नाम बोलते हैं रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग ही बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो लाइन होती है वो तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी? जो हमारे पास सर्विस लाइन होती है वो तीन टाइप की होती है, अर्बन, सब अर्बन एंड मेन लाइन। हमारे पास यहाँ पे जो सर्विस लाइन होती है वो तीन प्रकार की होती है। सर्विस लाइन हमारे पास तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अर्बन, सब अर्बन एंड मेन लाइन। अर्बन, सब अर्बन, फिर होता है मेन लाइन। ठीक है, अर्बन मतलब ये होता है जहां पे दो स्टॉप, जो जो ट्रेन चल रही है उनके बीच में दो स्टॉप, दो प्लेटफॉर्म, जो दो स्टेशन होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, अबाउट 1 से 2 किलोमीटर होता है। कितना होता है? अबाउट 1 से 2 किलोमीटर। ठीक है, अर्बन में आपकी जो डिस्टेंस होती है दो प्लेटफॉर्म के बीच की, दो स्टेशन के बीच की, वो कितनी होगी? 1 से 2 किलोमीटर। जैसे कि डीएमआरसी वगैरह आपने देखा होगा, बहुत जल्दी स्टेशन आ जाते हैं। ठीक है, जो सब अर्बन होता है उसमें जो मतलब ट्रेन के बीच, मतलब जो दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है 2 से 10 किलोमीटर। जैसे किसी को पता हो भोपाल में, तो भोपाल मतलब भोपाल स्टेशन और हबीबगंज स्टेशन, मतलब जो रानी कमलावती स्टेशन है वो, है ना, उनके बीच भी आपका 10 किलोमीटर का गैप होगा। जबलपुर में जो रहने वालों को पता होगा, जबलपुर और मदन महल के बीच का जो गैप है वो 10 किलोमीटर के आसपास का ही है ना, तो उसको हम बोलेंगे सब अर्बन। ठीक है, और जो मेन लाइन होती है वो 10 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड, मतलब 10 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस होगी। ठीक है, अर्बन में क्या होता है, अर्बन में क्या होता है कि डिस्टेंस बहुत कम है। तो जैसे अगर हम इसका कर्व की बात करें ना, तो कर्व कैसे होता है समझना आप समझ लो। अगर हम इसके कर्व की बात करें तो डिस्टेंस तो बहुत कम है ना दो स्टेशन के बीच की। डिस्टेंस बहुत कम होने के कारण क्या होता है, डिस्टेंस बहुत कम होने के कारण क्या होता है कि मेरी गाड़ी चलना तो स्टार्ट करती है, चल दी, लेकिन फ्री रन का टाइम आ ही नहीं पाता। फ्री गाड़ी को एक्सेलरेट किया तब तक वो स्टेशन दिख गया मुझे, हमने गाड़ी को एक्सेलरेट किया तब तक हमारा स्टेशन दिख गया। तो फ्री रन का टाइम ही नहीं आता, मतलब एक्सेलरेशन होता है, फिर कोस्टिंग पीरियड होता है, फिर डायरेक्ट ब्रेक होता है। तो याद रखना अर्बन में आपके पास फ्री रन वाला जो पीरियड है वो अब्सेंट है। आपके पास यहाँ पे क्या है, फ्री रन अब्सेंट है। ठीक है ना, इसमें आपके पास यहाँ पे फ्री रन अब्सेंट है। ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन है और रिटार्डेशन दोनों हाई है, मतलब कि बहुत जल्दी गाड़ी एक्सेलरेट होती है, बहुत जल्दी ब्रेक लगता है ना। डीएमआरसी के गेट इसलिए बंद किए जाते हैं कि वो आपका अर्बन लाइन है, अर्बन लाइन में क्या होता है, गाड़ी बहुत जल्दी एक्सेलरेट होगी, बहुत जल्दी ब्रेक लगेगा। जो नॉर्मल ट्रेन चलती है वो जल्दी स्टार्ट, मतलब स्पीड नहीं पकड़ती। जो मेन लाइन होती है धीरे धीरे ट्रेन स्टार्ट होती है, लोग आराम से चढ़ते उतरते रहते हैं,
लेकिन अर्बन लाइन में क्या होता है कि एक बार गाड़ी स्टार्ट होगी मतलब कोई ना तो चढ़ सकता है ना तो उतर सकता है, ऐसा। मतलब यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों हाई होता है। एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन मतलब ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग दोनों क्या होगा, हाई होगा। सब अर्बन लाइन में क्या होता है, सब अर्बन लाइन में क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें सब अर्बन लाइन में, देखना सभी लोग कि हमारे पास यहाँ पे गाड़ी को हमने स्टार्ट किया, ट्रेन को स्टार्ट किया, ये अपनी स्पीड पकड़ा, स्पीड पकड़ते ही इसके पास फ्री रन का टाइम नहीं होता अगेन, है ना। मतलब हमको स्टेशन दिख गया लेकिन थोड़ा लगता है कि 2 किलोमीटर दूर है, उस टाइम में क्या करते हैं, कोस्टिंग पीरियड को बढ़ा देते हैं। आपका सब अर्बन में और अर्बन में डिफरेंस क्या है कि दोनों में फ्री रन तो absent है, दोनों में फ्री रन absent है, बस इसमें जो कोस्टिंग पीरियड है वो थोड़ा ज्यादा है। समझ में आई बात। सब अर्बन में क्या होता है आपके पास, फ्री रन तो absent है यहां पे भी, फ्री रन तो absent है, ठीक है, फ्री रन absent है, ठीक है। इसमें आपका यहां पे कोस्टिंग पीरियड क्या होता है, ज्यादा होता है। पोस्टिंग टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अर्बन, याद रखना ना। मेल लाइन से ज्यादा नहीं होगा भाई ना, मेल लाइन में तक पोस्टिंग होता तक किसी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। आप देखते हो ना ट्रेन को जो है तो आउटर से स्टेशन तक पहुंचने में 1.5 घंटे लग जाते हैं तो उसमें पोस्टिंग की बात नहीं करिएगा कभी। हम मेल लाइन से कंपेयर नहीं करते हैं, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, अर्बन कंपेरिजन में करते हैं, ठीक है। और मेल लाइन का जो कर्व है वो यही है, जो ऊपर कर्व बनाया था मैंने वो मेल लाइन का कर्व है। ये तो इसमें सब कोई बैठी है वाली ट्रेन में सबको पता ही वो कर्व कैसा बनता है इसका, सेम कर्व जैसे बनाया था मैंने यहाँ के ऊपर। एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, फ्री रन होगा, कोस्टिंग होगा, फिर ब्रेकिंग होगा। मतलब याद रखना मेन लाइन में क्या होता है, गाड़ी बहुत धीरे धीरे एक्सेलरेट होती है, मतलब इसका एक्सेलरेशन भी कम है और रिटार्डेशन भी कम, मतलब तभी ना लोग, ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म में पहुंची नहीं, ट्रेन लोग उतरना शुरू कर देते हैं, मतलब गाड़ी बहुत धीरे धीरे रुकती है ना, इसी को बोलते हैं मेन लाइन सर्विस। इसमें क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन बहुत कम होता है, इसमें आपका एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा कर्व मतलब चार्ट बनाऊंगा मैं, एक छोटा सा चार्ट बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है ना। उस चार्ट से बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी आपको। क्या है देखना, यहाँ पे कंपैरिजन ले रहा हूं मैं लिखता हूं एक तरफ यहाँ पे अर्बन, फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे आपके पास सब अर्बन, एक मिनट, अर्बन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैरामीटर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अर्बन, यहाँ पे लिखता हूँ सब अर्बन, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेन लाइन, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर लिखता हूँ मैं डिस्टेंस का, इसमें कितना 1 से 2 किलोमीटर, इसमें कितना 2 से 10 किलोमीटर, इसमें कितना 10 किलोमीटर से ज्यादा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है हाँ। फिर इसके बाद आती है इनमें आपका एक्सेलरेशन कितना होता है अर्बन में, एक्सेलरेशन आपका होता है 1.5 से लेके 4, इसमें बात करते हैं कितना एक्सेलरेशन की वैल्यू, कितना आपके पास 1.5 से लेके 4 किलोमीटर पर आवर, 1.5 से लेके 4 इतना याद रखिएगा। सब अर्बन में होता है 1.5 से लेके 3, और इसमें होता है 0.6 से लेके 0.8, ठीक है।
फिर अगर बात करें हम रिटार्डेशन की, मतलब ब्रेकिंग की, तो अगेन अर्बन का रिटार्डेशन सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें जो रिटार्डेशन होता है वो होता है आपके पास कितना, 3 से 4। इसमें कितना होता है अबाउट, इसका भी 3 से 4 के आसपास होता है रिटार्डेशन। 3 से, एक मिनट मान लो कितना, 2 से 3 मान लो इसको। बुक में जो लिखा हो मैं देता हूँ, सेम चीज देता हूँ, 3 से 4। बुक में 3 से 4 लिखा हुआ है, लेकिन सब अर्बन का थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना। और इसका कितना होता है मेन लाइन का, वो होता है 1.5, ठीक है। फिर एक बात होती है आपका यहाँ पे, आपका मैक्सिमम स्पीड, कौन कितनी स्पीड तक चल सकता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्पीड। स्पीड है ना, देखते हैं कौन कितनी ज्यादा स्पीड तक चल सकता है। तो सबसे ज्यादा स्पीड तक कौन चलेगा बताओ। अर्बन चलता है आपका 120 किलोमीटर, क्योंकि बहुत कम स्टेशन की दूरी है ना, तो ज्यादा तेज नहीं चलता ये, है ना। डीएमआर से ज्यादा तेज नहीं चलता है ना, बहुत आराम आराम से ट्रेन चलेगी। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लो, ये भी मान लो कितना आपका 120। लेकिन जो मेन लाइन जो आपकी एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट है, वो भले ही एक्सेलरेशन कम है, रिटार्डेशन कम है स्टार्टिंग में, लेकिन जब ट्रेन मैक्सिमम स्पीड की बात है तो 160 तक वो क्रॉस कर जाता है। तो क्या होता था इसका 164, ठीक है। ये हो गया। हमारे ट्रैक्शन में कुछ स्पीड के बारे में जिक्र किया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनके टर्म्स होते हैं। जैसे कि एक हमारे पास होती है टर्मिनोलॉजी यहाँ पे, कौन सी, एक हमारे पास टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, क्रस्ट स्पीड। ये क्रस्ट स्पीड क्या होती है, क्रस्ट स्पीड होती है पीक स्पीड बोलते हैं हम इसको, क्रस्ट स्पीड हम उसको क्या बोलते हैं, पीक स्पीड बोलते हैं। मतलब कि हमारे ट्रेन ने कितनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव किया ड्यूरिंग रन, मतलब जो उसने रन किया उसमें कितनी मैक्सिमम स्पीड को उसने अचीव किया, मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय व्हीकल। ठीक, उसी को हम बोलते हैं आपका क्रस्ट स्पीड या फिर पीक स्पीड बोलते हैं। दूसरे हमारे पास एक होती है, एक यहाँ पे एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड होती है हमारे पास यहाँ पे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का यहाँ पे क्या होता है, ये आपका रेशियो होता है किसका किसका, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप्स डिवाइड बाय टाइम। दो स्टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना था और उनके बीच में कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं आपका क्या यहाँ पे, आपका एवरेज स्पीड। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, मैंने इसको बोला यहाँ पे, ये क्या होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स, दो स्टॉप के बीच में, जबलपुर और भोपाल, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय उनके बीच में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ ट्रेवल। ये हमारा होता है आपका क्या, एवरेज स्पीड। एक और हमारे पास स्पीड के बारे में जिक्र होता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं आपका कौन सा स्पीड, जिसको हम बोलते हैं आपका शेड्यूल्ड स्पीड। शेड्यूल्ड स्पीड, तो शेड्यूल्ड स्पीड के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है ये स्पीड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो स्टॉप के बीच की डिस्टेंस तो देखेंगे, साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म है 1 किलोमीटर का, हम उसकी डिस्टेंस को भी कवर करते हैं, ठीक है। और साथ साथ हमें टाइम ऑफ ट्रेवल है, हम वो तो काउंट करेंगे, साथ में हम ये भी देखेंगे कि जबलपुर में गाड़ी 5 मिनट खड़ी थी उसको भी काउंट करना है, और जो भोपाल में 10 मिनट खड़ी थी उसको भी काउंट करना है। मतलब टाइम ऑफ ट्रेवल के साथ हमको स्टॉप टाइम भी काउंट करना है, ठीक है ना। बीच में अगर कहीं पे हमको सिग्नल नहीं मिला, तो हमारी गाड़ी खड़ी है वहां पे इस दो स्टॉप के बीच में 15 मिनट खड़ी रह गई, तो हमको उस
उस टाइम को भी काउंट करना है। ऐसा नहीं कि भोपाल से जबलपुर से भोपाल की मान लो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 100 किलोमीटर है, और टाइम ऑफ ट्रेवल है 2 घंटे, लेकिन ये चलने का टाइम है, बाकी 5 घंटे ट्रेन वहीं पे खड़ी है, तो वो 5 घंटे को हम यहाँ पे शेड्यूल टाइम में, शेड्यूल स्पीड में काउंट करेंगे। हाँ, अपने शेड्यूल स्पीड में उसको भी काउंट करेंगे। ठीक है, हाँ, अपने शेड्यूल स्पीड में उसको भी काउंट करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप प्लस प्लेटफॉर्म डिस्टेंस। समझ जाना यहाँ पे, प्लेटफॉर्म समझ जाना आप लोग यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ट्रेवल प्लस स्टॉप टाइम। तो ये हो गई आपकी यहाँ पे शेड्यूल्ड स्पीड। ठीक है, अगर बात की जाए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए जो मोटर हमको यूज करनी है वो कौन कौन सी मोटर हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब चॉइस ऑफ मशीन कौन कौन सी हमारे पास है। चॉइस ऑफ मशीन कौन कौन सी हमारे पास है, तो हमारे पास दो चॉइस है। पहला तो हमारे पास जो पुराने जमाने में लोग यूज करते थे वो था डीसी सीरीज मोटर, आज भी यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं यूज हो रहा, डीसी सीरीज मोटर। लेकिन जब से ये आपका ये इन्वर्टर रेक्टिफायर का जो एडवांसमेंट हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक आने से, है ना, तब से हम लोग इंडक्शन मोटर को भी यूज कर लेते हैं, किसमें, इसके लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन, लेकिन आप लोग से मेरा निवेदन होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप डीसी सीरीज मोटर को ही टिक करिएगा, क्योंकि एग्जाम वालों का भरोसा नहीं है, वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मारते हैं और हर जगह आंसर डीसी सीरीज मोटर दिया हुआ है। अगर डीसी सीरीज मोटर नहीं है तब आप जाके वहां पे 3 फेज इंडक्शन मोटर टिक कीजिएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के एक बार पढ़ना, ये समझना कि उसका इंटेंशन क्या पूछने का जवाब है ना, वो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए कि भाई क्या वो ऐसा बोल रहा है कि आज की डेट में हम कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा बोल दिया तो आप समझो 3 फेज इंडक्शन मोटर होगा फिर, है ना। तो वो थोड़ा सा आपको वहां पे खुद के दिमाग से समझना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, ओके। अब एक चीज और होती है हमारे पास कि अ, हमारे पास यहाँ पे ट्रैक्शन में क्या होता है, मैं पहले साइड में हो जाता हूँ पहले। हमारे ट्रैक्शन में क्या होता है, सिस्टम ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की कुछ बात होती है, कि जो हमारा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है उसके बारे में कुछ बात होती है, वो क्या होती है समझिए। वायर बार बार हाथ में आती है, नेट चल रहा है ना भाई, वायर हिल गई है, तो देख लो, वायर हिल गई, ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, चलो। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसमें, हम रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पे सिस्टम यूज होता है, कौन सा सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं कांडो सिस्टम, KANDO सिस्टम, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला आपको, कौन सिस्टम आपका है, कांडो सिस्टम, KANDO सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, ये सिस्टम क्या करता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आप क्या करेगा, सिंगल फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, जो कि क्या करता है आपका ये सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करेगा, या फिर 3 फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट करने का काम होता है, वो हमारा तो किसका होता है, कांडो सिस्टम का होता है। जो कांडो सिस्टम है ना,
वो कितना सप्लाई यूज करता है तो क्या बोलोगे, वो आपका सिंगल फेज, जिसको सिंगल फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, सिंगल फेज 16 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई को यूज करता है। जो कांडो सिस्टम है वो कितनी सप्लाई को यूज करता है, वो सिंगल फेज 16 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई को यूज करता है। ठीक है, और इसके बारे में क्या है, ठीक है। तो ये कांडो सिस्टम के बारे में आप याद रखिए, कांडो सिस्टम होता क्या है, ये एक तरीके का ये एक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है। क्या आपके पास है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। है ना, जो कन्वर्जन करता है कौन करता है, आपका कांडो सिस्टम करता है ना। सिंगल फेज को थ्री फेज या थ्री फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट करेगा। सप्लाई कितनी चाहिए इसको, सिंगल फेज 16 वोल्ट 16 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। जो हमारे पास इंडिया में क्या सिस्टम होता है, डीसी सिस्टम होता है, जो डीसी ट्रैक्शन होता है, डीसी सिस्टम होते हैं जो हमारे, है ना, वो कितना वोल्टेज में काम करते हैं। तो वो हमारे डीसी सिस्टम जो होते हैं वो काम करते हैं किसमें, 600 वोल्ट पे, 750 वोल्ट पे, 1500 वोल्ट पे और 3000 वोल्ट पे। इतने वोल्ट पे आपका डीसी सिस्टम काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंगल फेज सिस्टम, कितने वोल्टेज कितने सप्लाई पे काम होता है, क्या बोलोगे, सिंगल फेज एसी सिस्टम। हम जो काम करते हैं वो करते हैं कितने में, वो हम काम करते हैं 15 से 25 किलो वोल्ट, 15 से 25 किलो वोल्ट के बीच में, है ना। 15 से 25 किलो वोल्ट में कितनी फ्रीक्वेंसी, 16 सही 2/3 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे, है ना। इसलिए आप लोग के सामने जो ट्रेन में जो फैन कूलर लगे रहते हैं ना, वो अपने घर पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है, वो अलग फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, 15 से 25 किलो वोल्ट के 16 सही 2/3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होते हैं। या फिर 25 किलो वोल्ट आपका 50 हर्ट्ज पे भी यूज होते हैं, है ना। दोनों हर्ट्ज में दोनों है ना, दोनों 50 हर्ट्ज पे भी यूज होते हैं कुछ सिस्टम, और कुछ ये भी यूज होते हैं। लेकिन आपके जो ट्रेन के अंदर जो फैन कूलर लगे होते हैं वो इस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। ठीक है, इसलिए आप उसकी चोरी नहीं कर सकते। और जो तीसरा होता है आपका कौन सा, थ्री फेज एसी सिस्टम। थ्री फेज एसी सिस्टम जो होता है आपके पास, वो होता है आपके पास क्या, कितना वोल्टेज कितना फ्रीक्वेंसी, तो वो आपका यूज करता है 3000 से 3500 वोल्ट, 3000 to 3500 वोल्ट एट 16 2/3, सेम फ्रीक्वेंसी जो ऊपर लिखा था मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, इसके बारे में। अब क्या होता है कि हमारे पास जो करंट को कलेक्ट करने वाला होता है ना, हमारे ट्रेन में जब ट्रेन चलती है तो ऊपर ऐसा ना कुछ, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, पेंटोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटोग्राफ। जो करंट कलेक्ट करता है, जो ऊपर लाइन जाती है उससे कॉन्टेक्ट बनाता है ना, पेंटोग्राफ। उसको हम बोलते हैं आपका करंट कलेक्शन। तो हमारे पास कितने तरह के करंट कलेक्शन होते हैं ट्रैक्शन में, वो भी देख लेते हैं, है ना। हमारे पास कितने तरह के करंट कलेक्शन होते हैं। मैं पहले साइड में तो हूँ, हाँ ऑलरेडी साइड में हूँ पहले से। करंट कलेक्शन की अगर बात की जाए तो हम तीन तरीके से करंट को कलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है आपका ट्रॉली कलेक्टर, पहला होता है हमारे पास यहाँ पे ट्रॉली कलेक्टर।
जो ट्रॉली कलेक्टर है वो किसके लिए होता है, जैसे कि आपकी ट्रेन आप तो चलती है, जो ट्रेन की लाइन उसमें ट्रेन तो चलती है, कभी कभी आपने देखा होगा रिपेयरिंग वाली ट्रेन चलती है, छोटी छोटी ट्रेन थी ना, जो छोटा डब्बा है, एक इंजन बस का चलता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैमवेज या ट्रॉली वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रैमवेज। ये किसके लिए, जो ट्रॉली क्या किसके लिए होता है ये, ट्रैमवेज, या फिर आपका क्या है, ट्रॉली बसेस के लिए आप ट्रॉली कलेक्शन का यूज करते हो ना, जो आपका ट्रॉली कलेक्शन है ये, जो आपका ट्रॉली कलेक्शन है वो इनके लिए यूज होता है ना। मतलब इनकी जो स्पीड है बहुत कंपेरेटली बहुत लो हो स्पीड के होते हैं, मतलब इनकी जो स्पीड होगी वो कहाँ पे होगी, बहुत लो होगी। मतलब कितना स्पीड मान लो आप यहाँ पे, 24 से 32 किलोमीटर पर आवर, 24 से 32 किलोमीटर पर आवर स्पीड। यहाँ लेता हूँ लो स्पीड, लो स्पीड। ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपका व्हील, क्योंकि ये हल्के होते हैं है ना, एक ही इंजन है, तो इसमें जो आपका कांटेक्ट होता है, मतलब जो कांटेक्ट होगा व्हील और ट्रॉली के बीच का, वो उतना अच्छा नहीं होता। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, पुअर कांटेक्ट होता है, इसमें आपका क्या होता है, पुअर कांटेक्ट होता है व्हील एंड ट्रॉली के बीच का। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, है ना, इनको आप जरूर पढ़ लेना, जिनसे क्वेश्चन बने अभी तक सारे क्वेश्चन मैंने पुट कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े अपन, इतना नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, जो सेकंड होता है आपका, जो सेकंड होता है, मैं पहले साइड में जाता हूँ, है ना, आपका ट्रॉली कैरेक्टर के बारे में बता दिए। जो दूसरा होता है आपका, वो कौन सा होता है, जो दूसरा होता है आपका उसको हम बोलते हैं बो कलेक्शन, BOW। जो सेकंड कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बो कलेक्शन, BOW। ट्रॉली कलेक्शन हो गया, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बो कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। बो कलेक्शन की अगर हम बात करें, तो बो कलेक्शन में क्या होता है, ये आपका ट्रेम वेज के लिए होता है। ठीक है ना, ये आपका ट्रेम वेज के लिए, जैसा ऊपर वाला था वैसे ही इसके लिए भी होता है। इसकी स्पीड थोड़ा सा अच्छी होती है, स्पीड अच्छी होती है, स्पीड अच्छी होती है ना। और जो बो होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, बो की जो लेंथ होती है वो अराउंड आपका 0.8 से 0.9 मीटर का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बो कलेक्शन के बारे में। फिर एक लास्ट होता है आपके पास कौन सा, जिसको बोलते हो पेंटोग्राफ कलेक्शन, जिसका आजकल हम लोग देखते हैं, हम लोग तो उसको पेंटोग्राफ नाम से ही जानते हैं। आज हमको पता है कि भाई पेंटोग्राफ के अलावा, तो पेंटोग्राफ एक सिस्टम है ना, इसके अलावा भी दो होते हैं। तो पेंटोग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, अगर हम पेंटोग्राफ कलेक्शन के बारे में बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे होता है क्या, ये कहाँ पे यूज होता है, रेलवेज में, जो आपकी ट्रेन चलती है उसमें, रेलवेज। ठीक है,
इसकी स्पीड अच्छी खासी होती है, कितना, ऑलमोस्ट 100 से लेके 160 के बीच में, है ना, स्पीड के बीच में होता है। और ये कितना करंट को कलेक्ट कर सकता है, वो आपका अराउंड 2000 से 3000 करंट को कलेक्ट करता है। जो आपका करंट का कलेक्शन है वो रेंज अराउंड कितना आपका 2000 से 3000 एम्पियर के बीच। ठीक है, ये हो गया। फिर एक नई चीज यहाँ पे बनती है, छोटी सी चीज बनती है, जिसको बोलते हैं क्या, एक नया कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन। इससे भी क्वेश्चन बनता है, क्या बोला मैंने कि आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन, इससे मतलब चिपकना, कितना चिपक के चल रहा है। तो हम इसकी बात करते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इससे भी एक दो क्वेश्चन बने हुए हैं। कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन, ये क्या होता है, ये एक रेशियो होता है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू होती है फोर्स डिवाइडेड बाय वेट, या फिर एडिटिव वेट। फोर्स मतलब इसको बोलते हैं एफर्ट भी बोल सकते हैं ना, कितना हमने एफर्ट लगाया, मतलब इसको बोलते हैं एफ अपॉन डब्ल्यू। अगर म्यू को हम बोले क्या हो जाएगा, एफ अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू तो आपका एडिशन वेट हो गया, और एफ यहाँ पे क्या आपके पास, ट्रैक्शन एफर्ट टू स्लिप द व्हील, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स को एक नया टर्म बोलते हैं, फोर्स तो एक सिंपल लैंग्वेज में हो गया। एफ के आपके पास यहाँ पे ट्रैक्शन एफर्ट टू स्लिप द व्हील। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें इसी के बारे में, म्यू की जो वैल्यू होती है ना, अगर आपका जो रेल है ना, वो बिल्कुल क्लीन है, हाँ, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू 0.25 से 0.3 होती है, 0.25 से लेके 0.30 होती है। कब होती है म्यू की ये वैल्यू, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन की वैल्यू ये होती है, कब होती है, जब आपका रेल क्या है, क्लीन है एंड ड्राई है। जब आपका रेल क्या है, व्हेन रेल क्लीन है एंड सूखा है, क्लीन एंड ड्राई। ठीक है, और म्यू की वैल्यू होती है आपका यहाँ पे कितना, 0.1 से लेके 0.1 से लेके 0.15 के बीच की। कब होती है वैल्यू, व्हेन रेल इज मॉइस्चर, मतलब हल्का ऑयली है, व्हेन रेल इज मॉइस्ट, मतलब मॉइस्चर है, कॉमा ग्रीसी, मतलब हल्का ऑयली है ना, तो ये इसमें आपका ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे खत्म हुआ क्या, ये आपका यहाँ पे खत्म होता है ट्रैक्शन, ये आपका यहाँ पे खत्म होता है ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, या फिर बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, आपका बैटरी के बारे में क्वेश्चन बनते हैं आजकल, तो थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है ना, 10 मिनट का टाइम बचा ही है तो इसको भी कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग जो शेड्यूल बनाए हैं उसके हिसाब से प्रॉपर सही चल रहा है ना। हम लोगों ने बनाया था प्लान कि आज तक, आज की क्लास में हम लोग अपना यूडब्ल्यू कंप्लीट कर लेंगे अच्छे, तो हमने यूडब्ल्यू कंप्लीट किया, जल्दबाजी हमने नहीं करी है। अगर आपका एग्जाम 15 जून को भी होता तो हम इतनी आराम से चलते, है ना। बस हमने क्या किया है, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया। आप लोग ये मत सोचना बिल्कुल भी करे एग्जाम बिगड़ जाएगा और बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। कल भी हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे थे, हमको सिलेबस नहीं पता था, टाइम नहीं पता था। आज भी हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, बस हमने क्या किया है, टाइम ज्यादा कर दिया बस। ठीक है, चलो तो बैटरी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, बैटरी में क्या होता है, आपका कैथोड होता है, इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या क्या होता है आपके पास बैटरी में, कैथोड होता है, एनोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और आपसे यही क्वेश्चन बनता है ना, आपसे जो क्वेश्चन बनता है बैटरी में यही बनता है। कोई पर्टिकुलर बैटरी बोले, देखो बैटरी दो टाइप की होती है, एक जो आपके मोबाइल में बैटरी लगी है वो, एक जो मेरे रिमोट में लगी है वो, एसी की रिमोट में जो लगी है वो बैटरी अलग है। ठीक है, दो तरह की मेरे पास बैटरी है। ठीक है, तो ये वाली जो बैटरी है वो क्या है, यूज एंड थ्रो, उसको बोलता है प्राइमरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी इसको मल्टीपल चार्ज करता है, मोबाइल की बैटरी, इसको मैं बार बार चार्ज करता हूँ, डिस्चार्ज करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप की बैटरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी समझ गए, सेकेंडरी समझ गए। प्राइमरी कुछ टाइप होते हैं, उनमें वही क्वेश्चन होता है कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे दिया है आपका ड्राई सेल, है ना, ये आपका प्राइमरी सेल। तो पूछेगा कैथोड क्या है उसमें, एनोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कितना है, उस क्या है उसमें, और कितना वोल्टेज का होता है। तो आपको जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी में कुछ बैटरीज हो, मतलब कुछ बैटरीज है, कुछ सेल हैं, उनका आपका कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड और मतलब इलेक्ट्रोलाइट, और साथ में आपको क्या पता करना है, कितने वोल्टेज का, इतने आपका बैटरी चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बैटरी समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। बैटरी को हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल भी बोलते हैं इसको। बहुत सारे सेल को हम मिला के क्या बनाते हैं, बैटरी बना देते हैं। तो आप चाहो उसको बोल सकते हो आप यहाँ पे क्या, सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल। आप इसको पैरेलल कनेक्शन मत बोलिएगा, क्या होता है सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल। आपके घर में जैसे मान लो टॉर्च वगैरह कभी होगी ना, आप उनको ओपन करके देखोगे तो अगर उसमें दो तीन सेल डले हैं तो वो सभी सेल आपस में सीरीज में होते हैं, ना कि पैरेलल में। पैरेलल में नहीं होते, वो सभी सीरीज में होते हैं। ठीक है ना, इस बात का ध्यान देना। ओके, अब हम बात करते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल किसको बोलते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, यूज एंड थ्रो वाले को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। मतलब इसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नॉट रिवर्सिबल। मतलब एक बार जो डिस्चार्ज हो गया वो दोबारा चार्ज नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉट रिवर्सिबल। ये आपका यहाँ पे क्या होता है, नॉट रिवर्सिबल होता है। ठीक है, ओके, मतलब एक तरह से सिंगल यूज होता है, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल यूज पावर, सिंगल यूज पावर सोर्स। ठीक है, ये आपका जो प्राइमरी बैटरीज होती है, प्राइमरी सेल होते हैं, उनको क्या बोलोगे आप यहाँ पे, क्या बोलोगे आप इनको, दीज आर नॉट रिवर्सिबल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सिंगल यूज बोल सकते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप के प्राइमरी सेल होते हैं देखना आप सभी लोग। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, आपका हमारे पास होता है पहले कौन सा सेल, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेइक सेल, है ना। ये प्राइमरी सेल के टाइप्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला मैंने कौन सा बोला आपके सामने यहाँ पे,
वोल्टेइक सेल। ठीक है, तो ये वोल्टेइक सेल का जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेइक सेल का जो वोल्टेज होता है वो आप ये मान के चलिए कितना होता है, 1.08 वोल्ट। कितने वोल्ट का होता है ये, 1.08 वोल्ट का होता है। ठीक है, इसमें जो आपका पॉजिटिव होता है, मतलब इसको कैथोड होता है, कैथोड को पॉजिटिव बोलते हैं। इसमें जो कैथोड होता है आपका वोल्टेज सेल में, वो होता है आपका क्या, जेडन की प्लेट, जिंक की प्लेट होती है, जेडन प्लेट, है ना। एनोड आपका क्या होता है, मतलब निगेटिव सप्लाई क्या होती है इसमें, निगेटिव के लिए क्या होता है आपका, होता है इसमें आपका कॉपर, CO। और इलेक्ट्रोलाइट होता है आपके पास यहाँ पे H2SO4। ये हो गया आपका कौन सा, वोल्टेज सेल के बारे में। ठीक है, फिर एक होता है आपका डेनियल सेल। कौन सा बोला मैंने आपका, डेनियल सेल। डेनियल सेल का जो वोल्टेज होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, इसमें जो कैथोड होता है वो होता है कॉपर, मतलब जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा आपका, कॉपर होगा, कॉपर। एनोड होता है आपका जिंक, मतलब उल्टा हो गया यहाँ पे ये। और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है H2SO4। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कितना होता है, H2SO4। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, डेनियल सेल। एक और सेल होता है जिसको हम बोलते हैं आपका लचलांच सेल। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 1.5। कैथोड होता है आपका कार्बन की रॉड, कैथोड आपके पास यहाँ पे कार्बन। एनोड होता है आपका जिंक, एनोड होता है आपका यहाँ पे जिंक। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आपका होता है क्या, अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है आपके पास यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ये हो गया आपका। हम्म। हाँ हाँ, गेट बंद करना बस। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, लचलान सेल। एक होता है आपका ड्राई सेल, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, ड्राई सेल। ड्राई सेल का जो वोल्टेज होता है वो होता है 1.5। कैथोड होता है कार्बन की रॉड।
कैथोड में क्या होता है आपके पास, ये कार्बन की रॉड होगी, तब कार्बन होगा। एनोड में होगा आपका जिंक। ठीक है। और आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, थोड़ा चेंज है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट होता है आपके पास NH4Cl प्लस ZnCl2, ZnCl2 प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये होता है आपका ड्राई सेल। तो कितने टाइप के मैंने आपको यहाँ पे प्राइमरी सेल बता दिए, मैंने आपको यहाँ पे 4 टाइप के ड्राई सेल बता दिए। ठीक है। ठीक है, चलो इसके बाद हम आते हैं आपके किसमें, सेकेंडरी सेल में, जो कि आपके चार्जिंग वाले होते हैं, उनमें देखते हैं, है ना। उसमें आपका सेकेंडरी सेल क्या होता है लिखना। देखो सेल की कहानी यहाँ तक खत्म नहीं, सेल और भी टाइप के होते हैं, लेकिन मैंने उतने कराए हैं जो आपके एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटी है। अगर पूरा पढ़ाना जाऊंगा मैं तो फिर वो पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं आपके, रिवर्सिबल होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, रिवर्सिबल होते हैं, है ना। आपसे क्वेश्चन भी बन जाता है आजकल कि कौन सा सेल आपका कौन सा कैसा सेल है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है। तो चाय पी लो पहले। बहुत चाय रहती है यार। चलो, तो हमारे पास जो इसमें सेल होते हैं उनके परिणाम बताता हूँ कौन कौन से आपके सेकेंडरी सेल होते हैं। एक होता है लेड एसिड सेल, दूसरा होता है आपके पास यहाँ पे निकिल आयरन सेल। इससे क्वेश्चन बने मुझे ऐसा लगता है, निकिल आयरन सेल का वोल्टेज पूछा गया था, है ना। इसको हम एडिशन भी बोलते हैं, एडिशन सेल। ठीक है। और हमारे पास कौन सा एक और सेल है, निकिल कैडमियम सेल भी बोलते हैं। एक हमारे पास क्या है, निकिल कैडमियम सेल। ठीक है। और क्या बचा एक लास्ट, जिसको बोलते हैं सिल्वर जिंक सेल। तो ये हमारे पास होते हैं 4 कौन से, सेकेंडरी सेल। कौन सा, सिल्वर जिंक। हालांकि इनसे यही क्वेश्चन बहुत बना है कि जो निकिल कैडमियम है वो कौन सा सेल है, प्राइमरी के सेकेंडरी। तो याद रखना ये सब क्या है आपके सेकेंडरी सेल है। मतलब इन सब में प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल होती है, आप इनको चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। और सभी सेल की एक लिमिट होती है कि कितने बार चार्ज होगा, कितने बार डिस्चार्ज होगा। उतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम लोग। पहले हम आते हैं अपने किसमें, लेड एसिड सेल। अच्छा एक काम करता हूँ, इनका वोल्टेज तो मैं ये पे लिख देता हूँ। ये आपका होता है 2.2 वोल्ट का। ठीक है। ये होता है आपका 1.36 वोल्ट का, है ना। निकिल कैडमियम होता है आपका कितने वोल्ट का, 1.25 वोल्ट का।
और सिल्वर जिंक होता है आपके पास 1.86 वोल्ट। मैंने ऑलमोस्ट आपके सामने 8 टाइप के सेल बता दिए, सभी का वोल्टेज बता दिया है। याद कैसे करना है वो आपको समझना है। सभी का वोल्टेज 1-2 वोल्ट 1-2 वोल्ट के आसपास में है। बात करते हैं हम किसके बारे में, लेड एसिड सेल के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके पास कि आपका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या पॉजिटिव जो प्लेट है वो होता है किसका, मतलब जो कैथोड होता है वो किसका होता है, वो होता है आपका लेड परऑक्साइड। लेड परऑक्साइड, लेड परऑक्साइड का आपका कैथोड होता है। ठीक है, इसका कलर भी दिया है डार्क चॉकलेट ब्राउन, बट उतना मैं नहीं बताऊंगा आपको। एक होता है एनोड, एनोड होता है आपका किसका, स्पॉन्जी लेड, स्पॉन्जी लेड। ठीक है, और इनके बीच में हम इलेक्ट्रोलाइट यूज ना करके क्या करते हैं, सेपरेटर यूज करते हैं। क्या होता है, सेपरेटर, जो इन दोनों को सेपरेट करता है। और वहां पे क्या होता है आपके पास, माइक्रोपोरस रबर, माइक्रोपोरस प्लास्टिक, ये सब होता है। रबर प्लास्टिक बोल सकते हैं आप, रबर प्लास्टिक, माइक्रोपोरस रबर, माइक्रोपोरस प्लास्टिक्स, ये हो गया आपका लेड एसिड सेल। दूसरा होता है आपका निकिल आयरन सेल। निकल आयरन सेल, इसमें आपका कैथोड होता है क्या, NiO2। कैथोड होता है आपका क्या यहाँ पे, NiO2, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, Na नहीं है, Ni है, निकिल ऑक्साइड, NiO2। इसको हम क्या बोलते हैं आपका, निकिल पर ऑक्साइड। ये आपका क्या होता है, निकिल, Na नहीं है यहाँ पे, Ni है ना, निकिल पर ऑक्साइड। ठीक है, नाम भी ना निकल, तो निकिल पर ऑक्साइड NiO2 होता है। और इसमें जो निगेटिव होता है, मतलब एनोड होता है, वो होता है आपके पास क्या, पाउडर आयरन, पाउडर आयरन होता है, पाउडर आयरन एंड इट्स ऑक्साइड, ये होता है आपका एनोड। ठीक है, ओके। और जो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट क्या होता है आपका, सॉल्यूशन होता है 20%, कितना होता है आपका वो, 20% सॉल्यूशन होता है किसका, KOH का। कितना होता है, KOH का 20% सॉल्यूशन होता है। मैं बहुत एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ ना, मतलब इतना ज्यादा मैंने बढ़ा दिया ना, मतलब UEE आपका कंप्लीट है। इसको बस आप 2-3 बार रिवाइज कर लेना, बहुत बहुत हो गया। हर एक चीज इस नोट्स में कवर की गई है। हर एक चीज आपके इस नोट्स में कवर की गई। फिर आता है आपके पास यहाँ पे निकिल कैडमियम, इनके बारे में कभी अपन डिटेल्ड में पढ़ेंगे, हालांकि मतलब हम कभी पढ़ नहीं पाए इसके बारे में, बट कभी ना कभी तो पढ़ेंगे। फिर एक क्या आता है, मैंने आपको निकिल कैडमियम,
अगर निकिल कैडमियम के बारे में बात करें, इसमें क्या है आपका, इसमें आपका जो कैथोड होगा वो आपका अगेन NiO2 होगा। एक मिनट, NiO2 नहीं है, NiOH4 है, NiOH4। ये आपका कैथोड है, और आपका यहाँ पे जो एनोड है वो है क्या, कैडमियम ऑक्साइड। क्या पास ये कैडमियम ऑक्साइड, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो निकिल आयरन सेल के सेम ही है, मतलब जो यहाँ पे था आपका KOH, वो इलेक्ट्रोलाइट आपका सेम। 20% सॉल्यूशन ऑफ KOH, ठीक है। ठीक है, लास्ट हमारा बचा है सिल्वर जिंक सेल, उसको भी नोट कर लेते, पहले इसको आप इतना नोट कर लीजिए, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा है वो क्या बचा है आपका, सिल्वर जिंक सेल के बारे में। उसका और लिख लें, फिर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। सभी को क्लियर इतना? चलिए तो लिखिएगा लास्ट वाला एक और, जो लास्ट बचा है आपके पास, कौन सा आपका, सिल्वर जिंक। सिल्वर जिंक में क्या होता है आपके पास, देखिएगा, इसमें आपका जो पॉजिटिव मतलब कैथोड की बात करें अगर हम, तो हमारा कैथोड होता है यहाँ पे क्या, सिल्वर ऑक्साइड। ये हमारा कैथोड होता है, और हमारा जो निगेटिव प्लेट होगा, जो निगेट मतलब एनोड होगा, वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास यहाँ पे Zl, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है ना। ये जो ऑक्साइड होगा वही आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ काम कर रहा हो, ठीक है। तो इसका नोट कर लीजिए, सिल्वर जिंक में कैथोड क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड, और एनोड होता है आपका जिंक, है ना। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिया गया। एक चीज और, तो ये सबसे महंगा है ना, सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा, सिल्वर जिंक, क्या था, सबसे कॉस्टली कौन सा होता है आपका, सिल्वर जिंक होता है, इतना और याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। बहुत टाइम लगा मटेरियल को ढूंढने में, पढ़ने में, समझने में। कल पूरी रात मैंने एनालिसिस करी है पेपर की, है ना, और उसके बेस पे मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अब आप लोग का काम क्या है, 12 बजे हमारी फिर से कितने बजे क्लास है, ठीक है।
तो हम लोग क्लास को भी खत्म करते हैं, जितनी हमारी टाइमिंग हो उस टाइम पे हम मिलते हैं ना। तो मैं अपना काम भी कर लूँ कुछ। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।